प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में। आज आपके लिए एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का अपना टॉपिक है जूल थॉमसन प्रभाव या जूल थॉमसन इफेक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में, यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है कई प्रकार से। आज हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जूल थॉमसन प्रभाव है क्या। जूल और थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डार्ट द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस के ताप में परिवर्तन प्रेक्षित होता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। इस प्रकार के प्रसार को जूल थॉमसन प्रसार कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कुछ बातें बड़ी समझने वाली हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जूल थॉमसन प्रसार क्या है। यहां ये बात स्पष्ट आपको हो गई होगी, दोनों एक ही चीजें हैं। यदि हम इसे जूल थॉमसन इफेक्ट के रूप में समझें, यदि इस चीज का हम अध्ययन इफेक्ट के रूप में करें तो ये जूल थॉमसन प्रभाव है, और यदि हम इसको गैस के एक्सपांशन के रूप में देखें तो ये जूल थॉमसन प्रसार है। कॉन्सेप्ट एक ही है। एक और बात कंफ्यूज करती है, कई जगह जूल थॉमसन प्रभाव का नाम जूल केल्विन प्रभाव भी आता है। इसका कारण ये है कि थॉमसन या थॉमसन जो वैज्ञानिक थे, ये आगे चलकर लॉर्ड केल्विन के नाम से भी फेमस हुए, इसलिए कई जगह इस प्रभाव को जूल केल्विन प्रभाव भी कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्या प्रभाव है। जब भी किसी गैस को हाई प्रेशर वाले रीजन से उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डार्ट के द्वारा यानी फोर्स प्लग के द्वारा, फोर्स प्लग के माध्यम से लो प्रेशर वाले रीजन में प्रसारित होने दिया जाता है तो यह प्रेक्षित किया जाता है कि गैस के ताप में परिवर्तन हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसी प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। और इस प्रकार गैस का जो प्रसार होता है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर, उसको कहते हैं जूल थॉमसन एक्सपांशन या जूल थॉमसन प्रसार। ये प्रभाव की डेफिनेशन। अब इसकी व्याख्या कैसे की गई, जूल और थॉमसन ने इसको कैसे समझाया, तो प्रभाव की व्याख्या देखिए। बड़ा सिंपल टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है, बड़े अच्छे से आपको निश्चित ही स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, प्रभाव की व्याख्या कैसे की जूल थॉमसन ने। जूल थॉमसन ने यह बताया कि जब किसी गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से सरंध्र डार्ट के माध्यम से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर प्रसारित किया जाता है तो ये जो सरंध्र डार्ट है, जो फोर्स प्लग है, ये एक समांतर सूक्ष्म रेखा छिद्रों की भांति व्यवहार करती है, जिससे जो हमारी गैस है वो लंबे एक तार के रूप में खिंच जाती है और फिर इसका निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसार होता है, एक्सपांशन होता है। जूल और थॉमसन ने यह कहा कि जो भी वास्तविक गैसें हैं उनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल पाए जाते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे ही गैस निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित होती है तो गैस के अणु दूर दूर हटते हैं, गैस के अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। जब गैस के अणु दूर दूर हटते हैं तो उनके मध्य पाए जाने वाले अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्योंकि हम ये पूरी प्रोसेस एडियाबैटिक रूप से करवाते हैं, रुद्धोष्म रूप से करवाते हैं, तो गैस को बाहर से ऊष्मा लेने या देने की पाबंदी है। तो किया गया जो कार्य है
जो अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य जो किया जाता है उसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय हो जाती है, गैस की इंटरनल एनर्जी है वो खर्च हो जाती है। और हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सीधी सीधी टेम्परेचर से रिलेटेड है, एम सी वी डी टी, डी यू बराबर एम सी वी डी टी। एम द्रव्यमान, सी वी स्थिर आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा टी, तो डी यू समानुपाती डी टी। जब परिवर्तन होता है आंतरिक ऊर्जा में तो सीधा सीधा परिवर्तन होता है टेम्परेचर में। इस प्रकार चूंकि गैस की आंतरिक ऊर्जा इसमें कम हो जाती है इसलिए टेम्परेचर कम हो जाता है और गैस शीतल हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रभाव की व्याख्या की गई जूल और थॉमसन के द्वारा। एक बार फिर समझते हैं पूरी बात को। जूल और थॉमसन ने यह कहा कि जब भी किसी गैस को रुद्धोष्म रूप से एक नियत दाब पर सिलेंडर डार्ट के माध्यम से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो प्रसार के कारण गैस के अणु दूर दूर हटते हैं। चूंकि गैसों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल पाए जाते हैं तो प्रसार में इन अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस किए गए कार्य में गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय हो जाती है क्योंकि यह प्रसार रुद्धोष्म रूप से हो रहा है, बाहर से किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होने के कारण गैस का तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और गैस शीतल हो जाती है। तो ये व्याख्या की गई जूल और थॉमसन के द्वारा इस प्रभाव। अब हम इसके अंदर जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है, जो उपरोधी प्रक्रिया होती है, जो उपरोधी प्रोसेस होती है उसके सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। ये जो सिलेंडर डार्ट है इसमें से जब गैस पास होती है तो एक उपरोधी प्रक्रिया होती है जिसमें गैस एक तार की भांति खिंच जाती है, एक्सपांशन उसका होता है, अणु दूर दूर हटते हैं और उसी के कारण आंतरिक ऊर्जा व्यय हो जाती है और तापमान कम हो जाता है। हम इस थ्रोटलिंग प्रोसेस, इस उपरोधी प्रक्रिया की थ्योरी को समझते हैं ये आखिर कैसे होता है। देखिए, उपरोधी प्रक्रम या प्रक्रिया का सिद्धांत। उपरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, यहां देखिए हमारे पास एक नली है जिसमें रुद्धोष्म रूप से एक गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है। ये सिलेंडर डार्ट है। यहां हमारे पास ये प्रकोष्ठ है, ये ए, जिसमें V1 आयतन की गैस T1 टेम्परेचर पर और उसका प्रेशर P1 था, ये भरी हुई है। ये एक पिस्टन है जो भारहीन और घर्षणहीन है। पूरी की पूरी नली के अंदर गैस जो है वो रुद्धोष्म प्रक्रम का पालन कर रही है, एडियाबैटिक। इस पूरी जो प्रोसेस है इसके रुद्धोष्म प्रक्रिया का पालन होता है। रुद्धोष्म का मतलब क्या है कि गैस को बाहरी वातावरण से अलग रखा जाता है, न ये ऊष्मा ले सकती है न ऊष्मा इसकी ऊष्मा बाहर जा सकती है। ये एक कोष्ठ है, ये बी प्रकोष्ठ है। सबसे पहले ए प्रकोष्ठ में गैस उपस्थित है जिसका आयतन V1 है, टेम्परेचर T1 है और प्रेशर उसका P1 है। अब धीरे धीरे इस पिस्टन को दबाया जाता है और इस पूरी की पूरी गैस को दूसरे प्रकोष्ठ की ओर प्रसारित किया जाता है। यहाँ P1 इज ग्रेटर देन P2 है, यानी उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में इसको प्रसारित किया जाता है। सिलेंडर डार्ट में से, पोर्स प्लग में से होकर इसको गुजारा जाता है। प्रारंभ में बी के अंदर कोई गैस नहीं है, निर्वात है। धीरे धीरे जब गैस को इसमें प्रसारित होने दिया जाता है तो ये पिस्टन पीछे हटता है
और गैस कक्ष ए से कक्ष बी में चली जाती है। इस दौरान इस प्रक्रिया में उपरोधी प्रक्रिया यानी थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है और गैस ठंडी होती है। देखिए इसकी क्या थ्योरी है। हम ये मान रहे हैं कि पहले यहाँ V1 गैस थी, तो सबसे पहले हम इस पिस्टन को दबाएंगे तो गैस इसके अंदर से जाएगी। तो माना गैस पर किया गया कार्य W1 है। तो W1 को कैसे ज्ञात करें? नियत दाब पर हम गैस को प्रसारित कर रहे हैं कम दाब के क्षेत्र में। नियत दाब है हमारा P1। प्रारंभ में यहां वॉल्यूम था V1 और जब पूरी गैस चली जाएगी तो वॉल्यूम हो जाएगा 0, तो P1 dV। तो W1 हमारे पास क्या आ जाएगा? P1 चूंकि कांस्टेंट है, dV का समाकलन V और लिमिट जब उतारेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा V1 विद नेगेटिव साइन। कैसे आया? माइनस का क्यों आया? क्योंकि ये कार्य हमारे द्वारा किया गया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा सिस्टम कार्य करे, निकाय कार्य करे। ये कार्य हमने गैस के ऊपर किया तो ये कार्य ऋणात्मक। अब दूसरे प्रकोष्ठ में क्या प्रोसेस होगी? गैस इस सरंध्र डाक में से प्रकोष्ठ बी में जा रही है, तो गैस इस पिस्टन को धकेलेगी, यानी गैस कार्य कर रही है पिस्टन P2 पर, पिस्टन Y पर। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य W2 क्या होगा? दाब कांस्टेंट है P2 पर, dV। आयतन शुरू में वहां गैस थी ही नहीं, यानी 0 था, और लास्ट में पूरी गैस चली गई, आयतन हो गया V2। तो W2 हमारे पास क्या आ गया? P2 बाहर आ जाएगा, dV का समाकलन V और लिमिट V2 to 0, तो अपने पास आ गया P2 V2। अतः गैस पर किया गया परिणामी कार्य, गैस पर किया गया परिणामी कार्य गैस पर संपन्न परिणामी कार्य कितना होगा? W या dW ले लें हम यहां इसको, W1 प्लस W2 दोनों का योग, तो ये होगा P2 V2 माइनस P1 V1। इतना कार्य परिणामी गैस द्वारा किया जाएगा, गैस द्वारा किया जाएगा। गैस इतना कार्य करेगी, इतना कार्य गैस करेगी, इतना कार्य गैस पर किया जाएगा, तो गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य P2 V2 माइनस P1 V1। अब चूंकि ये प्रोसेस जो है ये रुद्धोष्म है, यानी गैस को ऊष्मा लेने या देने की अनुमति नहीं है, अतः ये कार्य गैस की आंतरिक ऊर्जा की कीमत पे होगा। इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा वे होगी। हम ये मान लें कि शुरू में यहां जब गैस थी तो उसकी आंतरिक ऊर्जा U1 थी और यहां पहुंचते पहुंचते आंतरिक ऊर्जा U2 होगी। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ? गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन Du बराबर क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1। ये चेंज हुआ। अब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा दें, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dQ बराबर du प्लस dw। चूंकि हमारा प्रोसेस रुद्धोष्म है,
तो dq तो 0 है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में dq बराबर 0, दिस इंप्लाइज du प्लस dw बराबर 0। मान रखते हैं हम du का u2 माइनस u1 प्लस dw p2 v2 माइनस p1 v1 इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो u2 प्लस p2 v2 बराबर हमारे पास हो गया u1 प्लस p1 v1। यानी पहली अवस्था में गैस की आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य u1 प्लस p1 v1 बराबर दूसरी अवस्था में आंतरिक ऊर्जा और प्लस कार्य u2 प्लस p2 v2। इसका जनरलाइजेशन हम करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि u प्लस pv बराबर नियतांक कांस्टेंट। u प्लस pv गैस की एंथैल्पी होती है। दिस मीन्स h एंथैल्पी बराबर u प्लस pv बराबर नियतांक। अर्थात उपरोधी प्रक्रिया में इस थ्रोटलिंग प्रोसेस में गैस की एंथैल्पी H नियत रहती है, नियतांक होती है। H बराबर u प्लस pv बराबर कांस्टेंट। तो ये हमें महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ कि जो उपरोधी प्रक्रिया होती है, जूल थॉम्सन इफेक्ट में जो उपरोधी प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत H जो है एंथैल्पी है वो नियत रहती है, गैस की एंथैल्पी बदलती नहीं है। यहां हम 3 प्रकार की कंडीशन देखते हैं। यहां से 3 प्रकार की सिचुएशन हमारे पास हो सकती हैं। कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं? पहला, यदि P2 V2 is greater than P1 V1, यदि P2 V2 is greater than P1 V1, then U2 will be less than U1। U2 छोटा होगा U1 से, यानी गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होगी। गैस की इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है कि गैस का टेम्परेचर कम होगा और इस स्थिति में गैस ठंडी होगी और शीतलन प्रभाव होगा। इस स्थिति में शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा। दूसरी कंडीशन, यदि P2 V2 is less than P1 V1, तब U2 is greater than U1। इस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा और गैस में तापन प्रभाव उत्पन्न होगा। यानी गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और गैस गर्म हो जाएगी। थ्रोटलिंग प्रोसेस में से जब गुजारेंगे, गैस दाब P1 से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पास होगी, तो इस स्थिति में गैस का ताप बढ़ जाएगा। और तीसरी प्रोसेस इस तरह की हो सकती है कि यदि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यदि ये बराबर हो, तब क्या होगा? तब U2 बराबर U1, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और इंटरनल एनर्जी में जब कोई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? तापन प्रभाव शून्य होगा और इस स्थिति में T1 बराबर T2 होगा, यानी गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा और गैस का ताप स्थिर बना रहेगा। तो ये 3 प्रकार की प्रोसेस। प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक हमने जूल थॉम्सन प्रभाव की डेफिनेशन देखी, उसका कारण देखा कि जूल थॉम्सन इफेक्ट पैदा क्यों होता है,
क्योंकि गैसों के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। अंतराण्विक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। प्रसार में अणु जब दूर दूर हटते हैं वो कार्य, ये प्रक्रिया रुद्धोष्म होने के कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा वे हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा कम होने से टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके बाद में हमने उपरोधी प्रक्रिया देखी, उपरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत देखा और उपरोधी प्रक्रिया के अंतर्गत हमने ये देखा कि एंथैल्पी नियत रहती है। गैस की जो एंथैल्पी है U प्लस PV ये कांस्टेंट रहती है, यानी ये जो उपरोधी प्रक्रम है, ये जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है जूल थॉम्सन इफेक्ट में, ये कांस्टेंट एंथैल्पी पे होती है, नियत एंथैल्पी पे संपन्न होती है। अब हम जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, जूल थॉम्सन नियतांक का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कंपटीशन में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए अब हम गणना करते हैं जूल थॉम्सन गुणांक, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के सूत्र या व्यंजक की व्युत्पत्ति। देखिए अभी अभी हमने सिद्ध किया कि ये जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है, जो उपरोधी प्रक्रम होता है, इसके अंदर गैस की एंथैल्पी नियत रहती है, अर्थात H बराबर U प्लस PV बराबर नियतांक। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1। यदि हम इस इक्वेशन का अवकलन करें तो dH इक्वल टू du प्लस PdV प्लस VdP और कांस्टेंट का अवकलन G। यहां ध्यान से देखिए, du प्लस PdV ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से du प्लस PdV किसके बराबर होगा? dq के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज dq प्लस VdP बराबर 0। लेकिन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dq बराबर TdS होता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dq इक्वल टू TdS प्लस VdP बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, du प्लस PdV ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq के बराबर और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dq इक्वल टू TdS। सो TdS प्लस VdP इक्वल टू 0, जहां T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, S एंट्रोपी, V वॉल्यूम, P dP चेंज इन प्रेशर। ये एंट्रोपी है और हम जानते हैं कि एंट्रोपी जो है वो फंक्शन होती है ताप और दाब। एंट्रोपी ताप और दाब का फलन होती है और ताप और दाब दोनों स्वतंत्र चर राशियां हैं, इसलिए ds पूर्ण अवकलन आंशिक अवकलनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। सो ds कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? पहले t के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल s बाई डेल t प्रेशर कांस्टेंट dt प्लस
डेल एस बाई डेल पी, टेम्परेचर कांस्टेंट डीपी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये वैल्यू समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर अपने पास आ गया टी, डीएस की वैल्यू रख दें डेल एस बाई डेल टी पी डी टी प्लस टी डेल एस बाई डेल पी टी डी पी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ये समीकरण हमारे पास आ गया। अब देखिए टी डेल एस बाई डेल टी पी, ये क्या है? देखो हम जानते हैं स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा सीपी क्या होती है? सीपी होती है डेल क्यू बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डेल्टा क्यू, डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? टीडीएस। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे टी डेल एस बाई डेल टी पी सी पी। इसके अलावा टी डेल एस बाई डेल पी टी, इसको हम मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से कैसे लिख सकते हैं? मैक्सवेल के फोर्थ संबंध से, चतुर्थ समीकरण से, मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण में क्या होता है? अपने पास होता है डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर होता है माइनस डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। ये मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से। ये दोनों वैल्यू हम समीकरण 4 में रख दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? टी डेल एस बाई डेल टी पी, टी डेल एस बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, ये सीपी हो गया। तो समीकरण 6 से अपने पास आ गया सीपी dt, ये वैल्यू सीपी की और ये dt, सीपी dt प्लस टी डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके बराबर है? माइनस डेल बी बाई डेल टी पी। तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। सो वी कैन राइट माइनस टी तो आ जाएगा ही, डेल वी बाई डेल टी पी इंटू डीपी प्लस वी डीपी बराबर 0। ये इक्वेशन है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं सीपी डी टी इक्वल टू, इनको ट्रांसफर कर लें उधर तो अपने पास आ गया टी डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, डीपी तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ये माइनस हो जाएगा डीपी, सीपी dt इक्वल टू टी डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी इंटू डीपी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? dt इक्वल
1/Cp T del V by del T constant pressure minus V into dP। यदि dP का भी पक्षांतरण करके इधर ले आए तो dt by dP इक्वल टू 1/Cp T del V by del T constant pressure minus V। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या है? दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन की दर। इस थ्रोटलिंग प्रोसेस में, जूल थॉमसन इफेक्ट की इस थ्रोटलिंग प्रोसेस में दाब परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन की दर, और चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में एंथैल्पी नियत रहती है तो हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ये अपने पास क्या आ गया? स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर 1/Cp T del V by del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। हम इसे दे सकते हैं इक्वेशन नंबर अपने पास 6 था, 7। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का ये जो गुणक है, ये स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर दर्शाता है। इसको कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक। इसी को कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक। तो हमारे पास जूल थॉमसन गुणांक म्यू जे टी, या इसको हम कहते हैं कई बार म्यू एच, इसका मान क्या आ गया? 1/Cp T del V by del T कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। ये अपने पास ये हमारे पास आ गया जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जेटी या म्यू एच बराबर होता है 1/Cp, जहां Cp स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, T टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, del V। ये अपने पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट आ गया। अब हम इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये व्यंजक हमारे पास आ गया जूल थॉमसन कोफिशिएंट का। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या व्यक्त करता है? हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जे टी क्या बताता है? डेल टी बाई डेल पी एच। स्थिर एंथैल्पी पर दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान उपरोधी प्रक्रिया में, और इसका मान आता है 1/Cp T del V by del T कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। आदर्श गैसों के लिए, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक यानी म्यू जेटी या म्यू एच की गणना, इसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आदर्श गैसों के लिए हम इसकी गणना कर लेते हैं। तो आदर्श गैसों के लिए इसकी गणना करने के लिए हमें क्या चाहिए? del V by del T। इसका मान हम पुट कर दें आदर्श गैस के लिए निकाल के, तो अपने पास म्यू जेटी या म्यू एच का मान आ जाएगा। आदर्श गैस का अवस्था समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से आदर्श गैसों का अवस्था समीकरण क्या होता है? PV इक्वल टू RT। एक मोल आदर्श गैस के लिए PVT में जो संबंध होता है वो अवस्था समीकरण कहलाता है। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, PV इक्वल टू RT। अब हम इस समीकरण का स्थिर दाब पर टेम्परेचर के साथ
अवकलन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, P कांस्टेंट डेल V बाई डेल T कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू टेम्परेचर, तो R मिल जाएगा। टेम्परेचर के साथ कर ही रहे हैं तो टेम्परेचर का 1 हो जाएगा R। यहां से हमें मिला डेल V बाई डेल T P इक्वल टू R अपॉन P। R अपॉन P, R अपॉन P का मान यहां से क्या होगा, R बाई P V बाई T, V बाई T, so this will be V बाई T। ये वैल्यू हम इस समीकरण में रख दें आदर्श गैस के लिए, तो हमारे पास आदर्श गैस का जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट आ जाएगा। हमें मिलेगा म्यू एच या म्यू जे टी बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी पी टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर वी बाई टी माइनस वी, टी कैंसिल बाई टी, वी माइनस वी इज 0, so mu h equal to 0, mu h will be 0। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स, ये बताता है कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट 0 होता है, अर्थात आदर्श गैसों के लिए दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन की दर 0 होती है, अर्थात आदर्श गैसों में जूल थॉम्सन इफेक्ट नहीं देखा जाता। आदर्श गैसों को यदि इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस से गुजारेंगे तो उनके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनका ताप समान बना रहेगा। इससे एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि आदर्श गैसों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल नहीं पाए जाते, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। इसीलिए जब उनके अणु दूर दूर हटते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस में तो अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य ही नहीं करना पड़ता। जब कार्य ही नहीं करना पड़ता तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं होता, और इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, और इनका ताप जो है वो बिल्कुल समान बना रहता है। इसके आगे वास्तविक गैसों के लिए भी म्यू एच की गणना है। काफी लंबा हो चला है लेक्चर, तो वो अगले पार्ट में लेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स आप देखते रहिए आपका ये फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।